उनके परिवार के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे बच्चे और उसमें भी ज़्यादातर 95% वाले बच्चे, उनके सामने बोलने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट का अध्ययन ज़रूर किया होगा और इतने मतलब मैं इसका 3rd पार्ट भी कभी नंबरों से पास नहीं हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत की है। और मैं सार्वजनिक मंचों से कहा हूँ कि मैथमेटिक्स से मुझे बड़ा डर लगता था और जितनी भी क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा सब में ग्रेस मार्क्स से ही पास हुआ हूँ, लेकिन आपकी परसेंटेज देख करके डर लगे। 99.9 के बाद कुछ बचता है, इसलिए आप सब लोग और आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता भाग्यशाली हैं कि उनको ये दिन देखने का मौका मिला। और जब दादाजी मंच पे आए तो लगा कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनके परिवार में सबसे छोटे बच्चे के लिए दादाजी आएंगे। ये पहला मौका है जहां इतने सारे बच्चों के सामने मुझे अपनी बात रखनी है और मुझे ये ध्यान है कि ये वो बच्चे हैं जो अगले कुछ सालों में वोट ज़रूर डालेंगे और वोट डालने से पहले हमारा संविधान क्या है, ये देश कब आज़ाद हुआ भी था कि नहीं हुआ था, ये सारे तथ्य इसमें पता होने चाहिए कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस ज़माने इन्फॉर्मेशन के लिए अखबार सिर्फ हुआ करता था, टेलीविज़न भी नहीं था और रेडियो में 2 या 3 बार समाचार आते थे और किसी भी खबर का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि ये सच में है भी या नहीं, ये तमाम सारी बड़ी मुश्किलें थी। लेकिन आप लोग एक ऐसे दौर में आए हैं जब संचार क्रांति का वो दौर है कि आप सेकंड्स के अंदर पता कर सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और कई तरीके के अलग अलग चीज़ों पे आपको उसके फैक्ट फिगर, वो कब आया, कैसे आया, कौन लाया, ये तमाम सारी चीज़ें आपको आज मिल सकती हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सस्ती है, हमारे ज़माने बहुत महंगी हुआ करती थी। कभी कभी किसी किताब से खोजने के लिए किताब के ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे और वो किताब मिलती भी बड़ी मुश्किल से थी। तो हमारे और आपके दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि उस ज़माने बहुत कुछ मंच पे से लोग कह के चले जाते थे, आज मंच पे खास तौर से 12th से ऊपर के बच्चों के सामने बोलना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बच्चे उस क्रांति में पैदा हुए हैं जिसमें 2 बदलाव हैं। जितनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन आती है, जितनी देर में इन्फॉर्मेशन आती है उतनी देर में मैगी तैयार हो जाती है। और जो लोग सत्तू खाने वाले लोग थे उनकी समस्या ये है कि वो इस मैगी खाने वाले बच्चे से, पिज़्ज़ा खाने वाले बच्चे से जब कम्युनिकेट करता है तो वो अपने उस युग में खड़ा होता है जिस युग में सत्तू खाते थे। इसलिए उसके कम्युनिकेशन में दिक्कत ये होती है कि जो बच्चे के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट है, इतनी ही देर में मैगी तैयार होती है। आप उससे बहुत बड़े बड़े प्रवचन अगर आप उसे देंगे, बहुत लंबी लंबी बात करेंगे तो वो उठ के चला जाएगा। इसलिए मैंने इस दौर के बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए टू दी पॉइंट बात करिए, क्रिप्स बात करिए और फैक्ट फिगर साथ रख दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि इस दौर की युवा पीढ़ी को अगर हमने कम्युनिकेशन की स्किल के तहत अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए तैयार कर लिया तो फिर यकीन मानिए कि बड़े से बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इन बच्चों को मूर्ख नहीं बना सकते। और ये वो दौर है कि इस दौर में जब देश का प्रधानमंत्री कभी कभी कोई पुल का इनॉग्रेशन करने आते थे, देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे बोलते थे, लेकिन ये देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो भारत की हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी सभ्यता के बारे में भी बोलता है
और इन बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए उसको पता है कि पबजी क्या होता है। इसलिए अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो आज जो सबसे बड़ा सपोर्टर है इस प्रधानमंत्री का, वो यही जनरेशन है। इससे बड़े बड़े जो लोग हो गए हैं, जिनके कई सारे एजेंडे हैं, वो कई सवाल पूछते हैं, ये ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। इसलिए इनसे कम्युनिकेट करते वक्त हम ये ध्यान रखें कि हम बहुत सारी बातें जो इन बच्चों को 2-3 साल के बाद पेश करनी है, तो ये कम से कम उस झूठे नैरेटिव में न फंसे जो हमारे बड़े बड़े लोगों ने बनाए हैं। इस सभागार में आपके शहर के राजस्थान के जाने माने लीगल ईगल और उनके साहबजादे अनीश महेश्वरी जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और जब जब हमें सुप्रीम कोर्ट में कोई अड़चन होती है तो आपके शहर के अनीश महेश्वरी को हम आगे कर देते हैं। वो भी यहाँ बैठे हैं अपने परिवार के साथ। अनीता जी ने कहा कि मैं उनके एक फोन पे आ गया, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अनीता जी आपको मेरा धन्यवाद नहीं करना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जब से कल से मैं उतरा हूं तब से अभी तक 5 सभाएं मैं कर चुका हूं, और मैं इसलिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो काम मैं 10-12 साल से कर रहा हूं उसमें मुझे मौका दिया कि आपने 12वीं क्लास के बच्चों से लेकर के 72 साल के वृद्धों के बीच में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसलिए ये मौका मिलता नहीं है और मैं मौके को छोड़ता नहीं हूँ कि मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आने वाली जनरेशन जिसको इस भारत का भाग्य विधाता होना है, वो हमारी तरह कंफ्यूज ना हो, वो इतने तर्कों और तथ्यों के साथ मजबूत हो कि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के बोले तो कोई उसकी बात को झुठला न सके। इसलिए मैं कुछ चीजें जो उनसे पूछी जाएंगी कुछ दिनों के बाद में, अभी ये कैरियर में बिजी रहेंगे। जैसे बार बार हमारे यहाँ कहा जाता है, संविधान तो हमको कहता है कि सब बराबर है। इस देश में नागरिक, वो उसका पंथ क्या है, उसकी आस्था क्या है, उसके विचार क्या हैं, वो गरीब है अमीर है, सबको वोटिंग राइट है, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन इस संविधान में अलग अलग सरकारों ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके ऐसे अजीबोगरीब काम किए हैं जिसकी वजह से इस तथाकथित और झूठी आजादी का जो डेट बताया गया है तब से लेके अब तक ये देश लड़खड़ाने लगा है। इसलिए हमारा देश 1976 में रात के अंधेरे में सेकुलर हो गया और कहा कि इस देश का हर नागरिक बराबर है, और भारत की मेजॉरिटी हिंदू ने उसको मान लिया कि हाँ हम सब बराबर हैं। हमने सवाल नहीं खड़ा किया, हम इसके विरोध में नहीं है कि सब बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन जब संविधान कहता है सब बराबर हैं तो इसी संविधान के तहत मेरा छोटा सा सवाल यह है कि अगर किसी की गिनती ज्यादा है और किसी की गिनती कम है, तो जब बराबर सब है, जब सभी एक घाट पे पानी पी सकते हैं, तो फिर इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है और माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की उत्पत्ति हुई कहां से? फिर इस देश में सच्चर कमीशन क्यों है जिसका 3000 करोड़ का बजट है? फिर ये संविधान के अंदर संसद के द्वारा ये प्रावधान डाले गए कि अगर ब्राह्मण का बेटा गरीब है लेकिन प्रतिभावान है, ठाकुर का बेटा गरीब है प्रतिभावान है, तो इस देश की सरकार, इस देश का संविधान मेरे साथ ये कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? क्योंकि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है लेकिन मेरा पिता एक साधारण सा पुजारी है, उससे अपना घर चलाता है। तो सरकार ये कहती है कि अगर आप माइनॉरिटी में हैं या नहीं, आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं, आपकी गिनती इस देश में कम है, तो आपको सच्चर कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपए मुसलमान को
उसको आईएएस और पीसीएस बनने के लिए सरकार अपने खाते से 1 लाख रुपया देगी और कहेगी कि आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कीजिए, लेकिन मेरा बेटा गरीब है, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मेरे बेटे को नहीं देगी, तो ये संविधान हमें बराबरी की बात नहीं करता। और किसने पूछा, किसने कहा, कब हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। हमने सब चीजें अपने स्वार्थों के हिसाब से जोड़ दी हैं और समाज को उसके बारे में जमीनी हकीकत नहीं बनती है। संविधान में जब ये सेकुलर शब्द जोड़ा भी गया और मान भी लिया, हमने तो मान ही लिया कम से कम, लेकिन एक बहुत बड़ा नैरेटिव ऐसा बनाया गया है कि जब भी माइनॉरिटी शब्द आता है तो यह माना जाता है कि वो मुसलमान है। भारत के संविधान को सामने रखिए और 2011 के सेंसस जनगणना को अपने सामने रखिए। ऐसा खेल खेला है लोगों ने कि आपको उसकी बीमारी का इलाज नहीं सूझा है। यकायक 93 में एक अनलिखित, बिना लिखे एक समझौते के तहत यह तय हो गया कि मुसलमानों को माइनॉरिटी घोषित करना है। अब जब उन्हें घोषित करना है तो सरकार को यह ना लगे कि सिर्फ ये हमने मुसलमानों को ही किया है। सरकार ने उसे जस्टिफाई करने के लिए ईसाइयों को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को, सबको माइनॉरिटी घोषित कर दिया। अब इस माइनॉरिटी की कोई परिभाषा तय होनी चाहिए थी कि भाई अगर कोई 15% है, कोई 10% है, कोई 20% है, उसकी कोई कट लाइन बनानी चाहिए थी, वही माइनॉरिटी कहलाएगा। और अगर भारत के पास इसका कोई साधन नहीं था तो यूएन का जो चार्टर है, उस चार्टर का 24 चार्टर ये कहता है कि जो भी टोटल पॉपुलेशन का 1.5 होगा वही माइनॉरिटी कहलाएगा। लेकिन भारत में बौद्ध, पारसी, सिख, जैन और ईसाई, इन सब की जनसंख्या मिलाकर के टोटल जनसंख्या का 6% होता है। और पारसियों की तो टोटल संख्या इस देश में 42,000 है, तो 42,000 वाला भी अल्पसंख्यक है और 22 करोड़ वाला भी अल्पसंख्यक है। ये कौन सी परिभाषा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये उनको फेस करना पड़ेगा। हम जब तक फेस करते तब तक हम बाहर आ चुके थे, इसलिए शायद हमको उतना नुकसान नहीं हुआ जो नुकसान आज की युवा पीढ़ी का है। ये 96%, ये 97%, 99% आपको उस वक्त दुख होगा जब 98% वाले को सीट नहीं मिलेगी और 17% वाले को सीट मिल जाएगी। ये सवाल अपने नेताओं से, आपके शहर का एमएलए, एमपी हो, उससे तक आपकी रीच हो तो ये पूछिए। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये सवाल आपके सामने जब बड़ा होगा तो उस वक्त कोई जवाब नहीं देगा। राजनीतिक लोग, उनको जीतना, सरकार बनाना, ये एक काम होता है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियां आती हैं और अपने स्वार्थ और वोट बैंक को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाती है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत रेयर होता है कि जो बेसिक पॉलिसीज होती हैं वो उसको कहीं टेम्पर किया जाए। लेकिन कोई आया, उन्होंने कहा अब स्टार वोट बैंक क्या करना है। जैसे अभी अभी आपने चुनाव में देखा, अब से आधे घंटे बाद भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है और हम सब, अनीता जी और उनकी पूरी टीम, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि इस दिन मुझे उन्होंने बुलाया है और जिस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं उसके आधे घंटे बाद देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेगा। और यह भी एक बड़ी घटना है कि 40 साल के बाद इस देश में एक स्टेबल सरकार ने पहला दूसरा टर्म पूरा किया
लेकिन तीसरे टर्म में वो फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बना। ये उसके पीछे का एक कारण यह है कि ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये जो कानून बनते हैं, ये जो बहस होती है, ये तत्कालिक इमीडिएट लाभ हानि के लिए बनते हैं। इसलिए इस पे विराम लगा, क्योंकि सरकार चलानी थी, अल्पमत में सरकार थी, प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन बोलते नहीं थे, इसलिए जो ऊपर से कहती थी 222 वही कर देते थे, तो यही हो। इसलिए एक वाइब्रेंट, आज के 12वीं क्लास के बच्चे से कम्युनिकेट करने वाला, 10वीं क्लास के बच्चे से कम्युनिकेट करने वाला और 90 साल के बुजुर्ग की चिंता करने वाला देश का प्रधानमंत्री है। और ये बात मैं इस मन से इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी की शान में ये बात कहनी है। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी की बुराई या किसी की कमी को चिल्ला चिल्ला के बताएं तो ये भी ध्यान रखें कि भले ही उस विचारधारा से आपका कोई लेना देना हो, उस पार्टी से लेना देना हो, ये महत्व नहीं रखता, लेकिन इतने बड़े पद पर अगर बैठ करके कोई शख्स इस 700 साल में पहली बार भारतीय सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ करनी है। ये संकोच नहीं करना चाहिए कि इसकी तारीफ से कोई मतलब निकाल लेगा कि उनको कुछ चाहिए, मुझे, मैं ये सोच के आया हूं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए मुझे, मेरे मन में ये नहीं है कि इस तारीफ से कोई मुझ पे आरोप लगा देगा, लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बातों को उसी तथ्य के साथ कहता हूं और बार बार, क्योंकि मैंने 4-5 प्रधानमंत्री देखे हैं, 5-6 लोकसभा देखी है, मैंने कभी ऐसी बातों पे कभी किसी प्रधानमंत्री को बातचीत करते नहीं देखा। पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज बिगड़ जाती हैं, पॉलिसीज नहीं हो जाती हैं, वहां तक तो चलता है, लेकिन ये देश को सरकार चलाती है। और पिछले 5 फंक्शन में आपके शहर में कर चुका, सब फंक्शनों में राष्ट्र की बात की है। राष्ट्र अगर कमजोर होगा, राष्ट्रवादी कमजोर होंगे, अगर वो किसी विषय की जानकारी आधी अधूरी रखेंगे तो सरकार में भी ऐसे लोग बैठेंगे कि अगर 2014 से पहले का अगर आप सीट देखें तो आज के बच्चों को वो शायद नहीं होंगे, आधे से ज्यादा बहुत छोटे होंगे, लेकिन हमसे पूछिए कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन दुनिया हमें, हम पुष्पेने इससे नहीं जानते। दुनिया पहले ये जानती है कि ये भारत से आया है। और भारत क्या है? हम लोग, हो सकता है सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, एहसास से कमतरी हो हमारे अंदर, थोड़ा सा हम अपने कपड़ों के कारण, अपने जूतों के कारण, अपनी घड़ी के कारण कि हम बहुत पुरानी सी घड़ी पहने हैं, इसमें से हो सकता है अपनी बात को आसानी से रखें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, ऐसे झूठे फरेब हुए हैं जिसे बोलने से हम सब लोगों की एक समस्या ये हो गई है कि जब कुछ बोलना होता है तो ये डरते हैं कि बहुत बड़े आदमी के बारे में बोल रहे हैं, कहीं उनके बारे में बोलने से समाज नाराज ना हो जाए। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर उसने झूठ बोला है तो उस झूठ का पर्दाफाश चौराहे पर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई एक साधारण सा आदमी झूठ बोले तो उसको पूरा समाज घेर ले, लेकिन एक बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ समाज ने उसे इतना सम्मानित बना लिया है कि उसने झूठ भी बोला, चोरी भी की, लेकिन हम उसे कहें कि नहीं, यही हमारा राष्ट्रपिता है। मैं इसके खिलाफ, मैं पूरे सम्मान के साथ कहूं, हमारे संस्कारों में अगर रिक्शा चलाने वाला भी मुझसे उम्र में बड़ा है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उससे बदतमीजी से बात करूं, उसके सम्मान में कुछ छोटी बातें करूं। हमको यही सिखाया गया है कि अगर किसी बड़े ने कोई बड़ा झूठ बोला है, पूरे सम्मान के साथ 3 बार पहले, 3 बार आखिर में जी लगाने के बाद, पूरी ताकत के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ उसके बारे में बोलना चाहिए।
हम कभी कभी अपनी बात कहने से भाषा की मर्यादा को खो देते हैं, उससे आपके शब्दों की ताकत कमजोर हो जाती है। ये नाम लिख लें आज के बच्चे और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हों। एक हमारे देश में बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण, उनका नाम बहुत कम आता है। उनका नाम था पंडित लक्ष्माचार्य। किसी ने सुना है? नहीं सुना। नहीं, आज के बच्चों तो नहीं सुना होगा। आप में से किसी ने सुना? ये पंडित लक्ष्माचार्य कौन थे? ये पंडित लक्ष्माचार्य वो थे जिन्होंने वो भजन लिखा जिसको हम नहीं गाते, लेकिन 1947 में बिना हमसे पूछे किस संसद में, किस सभा में, कौन से आपने जनमत के तहत किसी को भारत का राष्ट्रपिता बनाया। वो एक भजन गाते थे पंडित लक्ष्माचार्य। उस भवन का नाम था रघुपति राघव राघव राम पतित को पावन सीता। और उनका पूरा भजन अवेलेबल है। और इस युद्ध में जो इस समय युद्ध हो रहा है, ये बौद्धिक युद्ध है। आपको कोई सड़क पे रोक करके ये ना कहे कि आपकी जानकारी अधूरी है। मेरे इस सफर का एक ही लक्ष्य है। पंडित लक्ष्माचार्य जी ने रघुपति राव का जो भजन लिखा था, उस भजन को इस देश के राष्ट्रपिता ने अपना भजन गाया और उन सुविधाओं के अनुसार जो ओरिजिनल भजन है उसमें वो लाइन नहीं है जो राष्ट्रपिता ने उसमें जोड़ी, जिसमें लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये लाइन नहीं थी, ये लाइन उन्होंने जोड़ी, इसलिए राष्ट्रपिता ने जघन्य अपराध किया है। उनका सम्मान है, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है। या तो उस वक्त के चाटुकारों ने उनको लिख के दे दिया और ये भजन आज भी गाया जाता है। जिसने सब कुछ हमें दिया, इस संस्कृति ने सब कुछ हमें दिया, जब उसकी जय जयकार करते हैं और जब भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत माता का पिता कोई कैसे हो सकता है? पुत्र ही हो सकता है। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। लोग पूछते हैं कि पिताजी हैं तो फिर कोई पत्नी भी होगी। ये पत्नी का पता नहीं है। इसलिए 1947 जो हर साल देश में कोई ना कोई नेता आपके इलाके में पहुंचता है और 15 अगस्त को लंबे लंबे भाषण होते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें बताया गया और हम इसलिए कंफ्यूज रहे और आप नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के सोर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए मानते थे कि किसी ने कह दिया है तो सच ही कहा होगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये क्रांति हुई, जैसे जैसे आज चीजें अवेलेबल हैं, आज आप बैठे पूरी दुनिया के अंदर जो सार्वजनिक कागज हो चुके हैं वो सेकंडों में आप ले सकते हैं, बिना कॉस्ट के ले सकते हैं। इस सफर में जब बोलना शुरू किया तो एक ही लक्ष्य रखा कि जब तक दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी आर्काइव से, किसी भी लाइब्रेरी से ओरिजिनल कागज नहीं मिल जाएगा, तब तक उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और जब कागज मिला तो 10 साल से हर मन से कहता हूं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। कोई बताना नहीं चाहता। क्या उनके स्वार्थ मैं नहीं जानता, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला है उस दिन से मैं यही चाहता। और कमाल के लोग हैं हम लोग, हर बात को बड़ी बारीकी से देखने वाला समाज है। छोटी छोटी बात पर घंटों बहस कर सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश आर्काइव से हमने निकलवाया है, हमने क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के, उनकी कैबिनेट मीटिंग से वो कागज निकलवाया है, उस पे भी नहीं लिखा हुआ।
लेकिन जो लिखा हुआ है उसको छुपाया गया, क्योंकि अगर उसको सच बोल देंगे तो फिर तो पूरा आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त 1946 को ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट, ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव का डॉक्यूमेंट, उस आर्काइव का जो यहाँ 3 मूर्ति थी जहां चचा लगातार रहे 27-30 साल तक, उसमें भी रखा हुआ डॉक्यूमेंट हमारे पास आया नहीं। और जब आया तो 15 अगस्त 1947 के डॉक्यूमेंट में लिखा है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर नॉट द इंडिपेंडेंस। ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंस। लेकिन ये झूठ चल रहा है। अब बोलते हैं तो कोई हमसे सवाल नहीं पूछता है, हम बिना कागज के बात ही नहीं करते हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल बताता हूं, कैसे कुछ चीजों को छुपा दिया गया और कैसे कुछ चीजों का खूब ढिंढोरा पीटा गया। 1946 में 6 घटनाएं ऐसी हैं जिसको इतिहास के पन्नों में अलग अलग करके कहीं कहीं दिखाया है। अगर आप उनको एक साथ जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि झूठ नहीं, झूठ का बवंडर है। आज तो यह हो गया है कि कोई इलेक्शन में काउंटिंग होती है और किसी को यह लगता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो रीकाउंटिंग का आदेश है। लेकिन हम उस लोकतंत्र से पैदा हुए हैं जो 47 में था। इसलिए जब आपके पूर्वजों के बारे में उन युवा बच्चों से दुनिया सवाल करेगी तो कम से कम घबराना नहीं, तथ्यों पे देना, कहना कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने कुछ गलतियां की, कुछ कागज छुपाए, लेकिन हम सच्चाई जानते हैं। इसलिए आपको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, पूरे खुल के बोलिए। आज तो रिकाउंटिंग होकर के कहा जाता है कि भाई दोबारा रिकाउंटिंग करिए, इसके अंदर तो ये हो गया, हो जाती है। आज तो कहा जाता है कि साहब ईवीएम हैक कर ली, कुछ लोग ईवीएम पे चुनाव नहीं चाहते थे, अब कुछ सीटें मिल गई तो कहें कि ईवीएम अच्छी है। ईवीएम इनके मन से कहे कि हम आलू से सोना बनाने वाले को जिताएंगे तो ईवीएम अच्छी है। और भारत की 500 साल के इतिहास की पुनर्स्थापना करके अयोध्या में मंदिर बनाने वाला जीतेगा तो ईवीएम खराब है। ये बीमारी है। इसलिए इस देश की जड़ में, जैसे कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है कि किसी अच्छे पेड़ की जड़ में मठा डाल दीजिए, ये पुराने जमाने में कहते थे, तो जड़ उसकी समाप्त हो जाती है। हमारी तथाकथित आजादी में इतने झूठ बोले गए हैं कि जैसे शुरू में ही जड़ में मठा डाल दिया गया। आज आप कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, अक्सर आता है ईवीएम हैक कर ली गई है साहब, ये ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे सवाल थे। इस देश में आजादी से पहले ही ईवीएम हैक हो गई थी। अब आप कहेंगे ईवीएम नहीं थी, लेकिन ईवीएम कैसे हैक हुई वो बताना चाहता हूं। 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के सबसे पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां थी कि तराजू कम पड़ रही थी। न किसी स्कूल गए, न कॉलेज गए, न किसी केजी में पढ़े, न किसी मदरसे में पढ़े। 1888 में सऊदी अरब में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, भारत आए और इस देश को, आचार्य चाणक्य के देश को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश को, देश में कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री नहीं मिला। 1947 से लेकर के 1958 तक वो देश के शिक्षा मंत्री रहे। पढ़ आप सोचें कि 1946 में मार्च में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन जब प्लान आया था तो उन्होंने साफ कर दिया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में भी सिर्फ नेहरू को पावर देंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना इस्तीफा दे दिया और नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। ये इसलिए आपको बताता हूं ताकि आप जब समग्रता में किसी के सामने बात करें तो आपका एक एक तथ्य 24 कैरेट का होना चाहिए, कहीं उलझन दाएं बाएं नहीं।
तो आप ताज्जुब करोगे। आज राष्ट्रवादी और नॉन राष्ट्रवादी की बात हो रही है। राष्ट्रवादी होने के लिए किसी पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोग थे, वो अपने तथ्यों पे कह रहा हूं, आप उसको आज के संदर्भ में मत लीजिए, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। ताज्जुब करिए कि 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, तो कांग्रेस पार्टी की जो 15 प्रांतीय असेंबलियों में पार्टी के जो ऑफिस थे, जब उनसे नाम मांगा गया कि नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो आप ताज्जुब कीजिए, उस जमाने ये बेचारी बीजेपी नहीं थी, उस जमाने कोई ये पार्टी नहीं थी। कांग्रेस के लोग ये जानते थे कि वो फूल वाले चचा का चाल चलन कैसा है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवारी तक नहीं बनाया, और जब उनको उम्मीदवार नहीं बनाया तो जो प्लान आया था कैबिनेट मिशन प्लान, उन्होंने गांधी के कान में जो बोला था, गांधी जी ने अपने आप को एक्टिवेट किया और कांग्रेस पार्टी में जाके कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, और अपने कद का दबाव डाल करके नेहरू जी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें पटेल भी एक उम्मीदवार थे। लेकिन वो कांग्रेसी कितने महान और कितने राष्ट्रवादी होंगे, कितने विजनरी होंगे, जरा आज के दौर में आप सोचिए, उस कांग्रेस की स्थिति सोचिए और उस कांग्रेस की स्थिति सोचिए कि जब चुनाव हुआ और 15 प्रांतीय असेंबलियों के वोट आ गए, डिब्बे में बंद थे, जब डिब्बा खुला तो 15 वोटों में से आज के बच्चे, उन्हें एक नया नाम मिला है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, इंक्लूडिंग माय सन। मैंने उससे कहा वोट देने गए थे? बोले हाँ गया। मैंने किसको दिया? मैंने उसको बोला नहीं था किसी को देना, बोले मैंने नोटा को दिया है। ये नोटा नया ढूंढा है आज के बच्चों से। मैंने कहा यार पहला वोट तो काम का देते हो, तो नोटा क्यों दे दिया तुमने भाई? तो आज हम कहते हैं शब्द नोटा। 1946 के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने के चुनाव में जो 15 वोट आए थे, उसमें 2 वोट नोटा थे। एक वोट किसको मिला? पट्टाभी सीतारमन को। तो कुल मिला के 12 वोट, 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। इस देश की आजादी के समय ही इस राष्ट्र की जड़ में मट्ठा डालने जैसा काम हुआ, और गांधी जी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कराया और नेहरू जी को चिट्ठी दी, पटेल को, और उस चिट्ठी को पास कराया आचार्य जेबी कृपलानी से, जिनकी देखरेख में चुनाव होगा, और कहा पटेल को चिट्ठी देकर के कि पटेल इस्तीफा दे। पटेल ने वो पर्ची वापस लौटाई। लेकिन जब राष्ट्र से बड़ा स्वार्थ हो जाए और व्यक्ति विशेष महान लगने लगे, वो चिट्ठी सरदार पटेल को दोबारा दी। सरदार पटेल स्वाभिमानी आदमी थे, चिट्ठी वही रखी और उठ के चले गए। जिस देश का पहला कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसे प्रधानमंत्री बनना था, जिसको एक वोट नहीं मिला, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बना। आज कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तुम्हारे नाना ने हिंदुस्तान के पैदा होते हुए ही खतरा पैदा कर दिया। इसे सच बोलिए, तथ्यों पे बात करें। और फिर क्या किया? एक बात छुपाई कि भाई वो पहले प्रधानमंत्री थे। ऐसा नहीं था, वो डेट नहीं बताई जाती, क्योंकि उस डेट बताने में कई सवाल खड़े होंगे। झूठे लूट के वोट से, जबरदस्ती के वोट से बने अध्यक्ष को 2 सितंबर 1946 में लॉर्ड बॉबिल द्वारा आनन फानन में यूनियन जैक झंडे के नीचे ग्रेट ब्रिटेन के किंग के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए नेहरू जी ने पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली। ये 1946 की बात है। लेकिन कमाल देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 15 अगस्त 1947 को, ये उसके प्रमाण दे रहा हूं। जो ब्रिटिश साम्राज्य का लास्ट वॉइसरॉय था,
उसका तो नाम जानते होंगे आप। लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन था? उनसे ज्यादा उनकी पत्नी का नाम हमारे देश में ज्यादा लिया जाता है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो लास्ट वॉइसरॉय था 1946 तक, इस तथाकथित आजादी की डेट के बाद जब नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय, भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। कमाल की आजादी है। जो कल तक आपको गुलाम बनाए हुए थे, वो आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और इस बीच में उनका ट्रांसफर बर्मा हो गया। तो जब बर्मा हो गया ट्रांसफर, तो हमारे प्यारे चाचा ने, कबूतर उड़ाने वाले चाचा ने, एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी की कॉपी सार्वजनिक है, मेरे फेसबुक पर पड़ी। 28 अप्रैल 1948 को एक चिट्ठी नेहरू जी लिख रहे हैं। और किसको लिख रहे हैं? हिज मैजेस्टी ग्रेट ब्रिटेन। और उस चिट्ठी में लिख रहे हैं, महामहिम, मैं आपसे अनुमोदन चाहता हूं, आपकी अनुमति चाहता हूं कि लॉर्ड लुइस माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर बर्मा हो गया है। आप मेरे इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दें कि मैं बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त करूं। इसकी अनुमति 1948 में ग्रेट ब्रिटेन के किंग से ली जा रही है। भारत आजाद है। यहां संविधान के हमारे दोस्त कई लोग बैठे हुए हैं। अनीश जी का पूरा परिवार है। अनीश महेंद्र जी लोग उसी से लड़ते हैं। इस संविधान में, जिसे हम अपना मानते हैं, आत्मसात करते हैं, और ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, आप इन पे आरोप लगाते हैं कि ये चीजों को कानून के हिसाब से नहीं, इसमें इनकी गलती नहीं है। भारत के आज के संविधान में भी 1860 के कानून से भारत की पुलिस गवर्न हो रही है। 1861 के कानून से, एविडेंस एक्ट, आज भी गवर्न हो रहा है। हम आजाद हैं। इसी संविधान में आर्टिकल 30 है, वो चचा की सहमति से आया। ये पूछा नहीं किसी ने, ये आर्टिकल 30 क्यों? जो लोग 370 हटाने के लगे, मैं भी उसमें शामिल हूं, ऐसी बात नहीं। लेकिन 370 को हटाने से ज्यादा आर्टिकल 30 को हटना चाहिए। लेकिन हम जानेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे, तो समय में वो सत्ताएं अपने समय से निकल जाएंगी, चली जाएंगी, जब आपको वो काम करना चाहिए था जो कई हजार साल तक आपको रास्ता पहुंचा था। आर्टिकल 370, अगर आप कहें तो आधे से ज्यादा इमोशनल मामला है। हम जिस चीज के लिए लड़ रहे थे उसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन आर्टिकल 30 ये कहता है, सेकुलर संविधान में, इस देश में माइनॉरिटीज अपने स्कूल खोल सकती हैं, सरकार के द्वारा बनाए उस सिलेबस को पढ़ा सकती हैं, लेकिन उसमें अपनी मजहबी शिक्षा भी दे सकती हैं। ये हिंदू को क्यों नहीं है अधिकार? इसलिए मजहबी शिक्षा दे सकती हैं, तो आपकी एजुकेशन का इस्तेमाल मजहबी शिक्षा के लिए भी हो रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल मजहबी शिक्षा के लिए हो रहा है। फिर कहते हैं कि भारत में सब बराबर है। तो संविधान की दृष्टि से भी, और पिछले काफी समय से सरकारों ने भी इस देश में सनातनी हिंदू को 11वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। और उस नागरिक को जागरूक करने का जिनका भी रोल होना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। मैं नहीं कहता, सिर्फ हम लोगों को एजुकेट कर दें कि आपकी दुर्गति का कारण कोई सरकार में बैठा प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि सबने मूक सहमति देकर के इन 50 सालों में आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया है। ये मुद्दे इस जनरेशन के सामने आएंगे, बड़ी ताकत के सामने आएंगे। आपको इसलिए जानकारी होनी चाहिए।
इसलिए संविधान को लेकर के जितनी बातें कही जाती हैं वो उतनी सच नहीं है। इस संविधान में एक धारा 333 भी थी, महेश्वरी साहब, एक धारा 333 थी, कभी सुनी थी सर आपने? आप तो लीगल है। 333 धारा सुनी थी सर आपने कभी? जी, आर्टिकल सुना था आपने? क्यों नहीं? कमाल का था ये। अंग्रेज जब जा रहे थे तो बहुत सारे अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं के साथ शादी की। बहुत से चली गई महिलाएं यहां से, बहुत से यही रह गए, और कुछ शादी करने के बाद चले भी गए। अब क्योंकि उनके रिश्ते थे, शादियां की, तो बट नेचुरल के उनके बच्चे भी हो गए। संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ है, 26 नवंबर। लेकिन उस संविधान में आर्टिकल 333 क्या कहता है कि जिन अंग्रेज यानी भारतीय महिला और अंग्रेज पुरुष के साथ के संबंधों और शादी से उत्पन्न होने वाली संतानों का भारत में क्या होगा, इसलिए उनके लिए कोई विशेष प्रावधान करना चाहिए। तो पहले तो विशेष प्रावधान यह किया गया, कहा गया कि ये इनको क्या कहा जाए, इनको हिंदू कहा जाए, मुसलमान कहा जाए, पारसी कहा जाए। तो एक नया नाम निकाला, ये एंग्लो इंडियन है। और इन एंग्लो इंडियन को, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है और भारत के लोकतंत्र में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो ये नियम बनाया गया कि लोकसभा की 543 सीटों पे चुनाव होगा और इस समाज यानी एंग्लो इंडियन समाज के 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व है। बहुत खोजा हमने। कोई 9 साल पहले नासिक के एक फंक्शन से मैंने ये बात शुरू की और बोलता रहा कि भाई ये धारा 333 क्यों है, इसका क्या प्रावधान है और ये कितने लोग हैं। इसलिए बोलने का मंचों से नाराजगी के साथ, गुस्से के साथ, लेकिन फैक्ट फिगर में करेक्ट रहने से फायदा ये होता है कि 7 साल के बाद मैंने भारत की लोकसभा में देश के कानून मंत्री को बोल रहे थे तो किसी ने मुझसे कहा कि आप टेलीविजन खोल के देखिए, कुछ होने वाला है। और कानून मंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा आज से हम आर्टिकल 333 को समाप्त करते हैं। इशू ये नहीं है, मजे की बात ये है वो तो समाप्त कर दिया, ठीक है भाई। लेकिन इन सालों में कितने एंग्लो इंडियन लोकसभा में नॉमिनेट होके इसी देश में घूम रहे हैं। सवाल यह था कि उन्होंने तर्क लिए क्या, भारत की जनगणना के हिसाब से हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के इस प्रावधान को इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि भारत में एंग्लो इंडियन की जनसंख्या 261 है, तब वो समाप्त हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनकी लड़ाई आपको अपनी युवावस्था में लड़नी पड़ेगी। हम ये लड़ाई आपके सामने कुछ हद तक जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, उसको कम करने में लगे हैं। सरकारें आए तो सरकारों से आप चावल 2 रुपए किलो, बिजली का बिल माफ, पेट्रोल थोड़ा सस्ता, हमें कुछ आटा दे दो, कुछ फ्री का मकान दे दो, हमें फ्री का रेलवे पास दे दो। जब आप ये मांग लेते हैं तो आप असल मुद्दों से भटक जाते हैं। ये मुद्दे आने वाली जनरेशन के सामने खड़े होंगे या आपके सामने खड़े होंगे। तब जो लोग मेरिट की आज बहुत बात करते हैं, तब मेरिट की बात होगी और आप कहीं खड़े नजर नहीं आएंगे। इसलिए मुद्दों को वो मुद्दे बनाइए जिससे आने वाली नस्लें इस भारत राष्ट्र की उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उन आस्थाओं को, उन मान्यताओं को, उन परंपराओं को बचा सके। क्योंकि राष्ट्र परमानेंट होता है, देश टूटता बिगड़ता रहता है। भारत कई बार टूटा, ऐसा नहीं है कि भारत कोई 1947 उसके बाद भी टूटा, उससे पहले भी टूटा। लेकिन राष्ट्र क्या है जिसकी तरफ मैं इस युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूं। आपके 90% आए, 99% आए, ये आपको एक अच्छी नौकरी दिला सकती है, आपको बहुत पैसे वाली नौकरी दिला सकती है। लेकिन दुनिया के इतिहास को अगर आप पढ़ें
जब जब किसी राष्ट्र पे संकट आया, किसी देश पे संकट आया, इसको अन्यथा मत लीजिए, ये मैं अपने हाल के पिछले 20 साल के अनुभव से कह रहा हूं। जब जब राष्ट्र पे संकट आया, जो लोग अपनी डिग्री और मार्कशीट की चिंता करते हैं, राष्ट्र बचाने वो कभी आगे नहीं आते। ज्यादातर लोग ऐसे निकले जिन्हें डिग्री की चिंता नहीं थी, न मार्कशीट की चिंता थी। और ये ज्वलंत बात आपके सामने रखता हूं कि बहुत छुपी हुई बात नहीं है, हर मंच से बोला ताकि वो के अंदर पैदा हो। चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री बने, बलिया के रहने वाले थे, उनके भाग में 4 महीने की प्रधानमंत्रीशिप, सिर्फ 4 महीने। उनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। कांग्रेस को एक दिन सपना आया कि राजीव गांधी के घर के बाहर 2 दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो जासूसी कर रहे हैं, और इस बुनियाद पे सरकार गिर गई। और चंद्रशेखर अपना इस्तीफा देने के लिए प्रधानमंत्री निवास से निकले, राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री के ऑफिस के बाहर जो बेंच होती है, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ये प्रत्यक्ष गवाह हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि देखिए क्या होता है। कभी कभी मार्कशीट, नौकरी कैसे आपको कमजोर कर देती है। जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो एक आदमी बेंच पे बैठा हुआ था, बहुत खामोशी से, और उनको ये पता चल गया था कि सरकार गिर गई है, इस्तीफा देने जा रहे हैं। चंद्रशेखर बहुत तेज चलते थे, वो धीरे धीरे भागे, उनके पीछे भागे और बोले आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, जाने से पहले मेरी फाइल पे साइन कर दीजिए। उन्होंने क्या है, बोले मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। उन्होंने कहा यूजीसी के चेयरमैन बनने के लिए प्रधानमंत्री के साइन नहीं होते, एचआरडी मिनिस्टर के साइन होते हैं। और चंद्रशेखर अपने इस्तीफा जाने के उस रास्ते में रुक गए तो पूरे मीडिया पे खबर चली कि चंद्रशेखर का मन बदल गया। ये मीडिया वाले मन जल्दी पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते, मन पढ़ लिया कि उनका मन बदल गया। लेकिन फिर बाद में एचआरडी मिनिस्टर को ढूंढवाया गया और 1 घंटे बाद एचआरडी मिनिस्टर आए और उन्होंने उनकी फाइल पे साइन कर दिए, वो चेयरमैन बन गए यूजीसी। देश संकट में है, सरकार गिर रही है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहा है, लेकिन एक शख्स को जीवन भर नौकरी उसने की, चाहे वो बड़े लेवल का बाबू हो चाहे छोटे लेवल का बाबू हो, उसने भी सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। जानते हैं वो आदमी कौन था? उस आदमी का नाम है मनमोहन सिंह। सोचा था कभी आपने? रिजर्व बैंक के गवर्नर, ये गवर्नर, वो गवर्नर, दुनिया में पड़े हुए बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन नौकरी बचाते वक्त जब राष्ट्र पे संकट आया तो वो एक पद लेने के लिए प्रधानमंत्री के पीछे पीछे भागे कि मुझे ये पद दे दीजिए। आप जा रहे हैं, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्र बचाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। क्यों भाई, हम गिनती में ज्यादा हैं तो पागल है क्या हम? क्या टैक्स नहीं देते हम? हाँ, हम सड़कों पे सर तन से जुदा करते नहीं हैं, इसलिए हमसे लोग डरते हैं। अगर हम ये नहीं करते तो हम मूर्ख लोग हैं जो सड़कों पे निकल के आग लगा सकते हैं, जो भागलपुर बना सकते हैं, जो दिल्ली बना सकते हैं, जो कश्मीर बना सकते हैं, उससे सत्ताएं डरेंगी। इसलिए आपको लगता है जो आए वो हिंदू को रौंद के चला जाएगा और हिंदू सिर्फ इंतजार करेगा कि फिर कोई नई सरकार आएगी, फिर कोई वो अच्छा काम करेगी। ये वो दौर निकल गया है। आज आपके सामने चुनौती भी है, रास्ते भी हैं, लीडरशिप भी है। इसलिए अपने निजी स्वार्थों के लिए अगर कोई बहादुर, कोई बलवान जो आपकी संस्कृति का भी ध्यान रखता है, आपके मंदिर का भी ध्यान रखता है, आपकी आस्थाओं का ध्यान भी रखता है, और अगर एसएलवी फेल भी हो जाता है तो इसरे को चेयरमैन को गले लगाकर उसको हिम्मत भी देता है। इसलिए वो ये समय है कि आप खूब पढ़ें,
बड़ी से बड़ी डिग्री लें, दुनिया में जाएं, नाम करें, लेकिन मेरी विनती सनातनी बच्चों से है, आपकी डिग्री, आपकी बड़ी तनख्वाह, बहुत बड़े पैकेज पर आप जाएं, मैं किसी तरीके से आपके उस भाव को रोकना नहीं चाहता, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, और यह सिर्फ निजी तौर पर कह रहा हूं, ऐसे कई किस्से मेरी जिंदगी में मैंने देखे हैं तो मुझे डर लगने लगा है। तरक्की करना, बहुत पैसा कमाना बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जिनको भारत में उम्र के चौथे पड़ाव पर छोड़ करके बहुत बड़े पैकेज में आप गए, वो पैकेज आपके 70 साल के पिता को और मां को जीवन नहीं देने वाला। और जिंदा किस्सा बताता हूं, मुंबई में एक बुजुर्ग मां यूएस में रहती थी और उनका बेटा मुंबई में रहता था। बीच बीच में कभी 6-6 महीने बाद फोन करता था, और कोविड का दौर आया और उनके घर पे पुराना टेलीफोन था, लैंडलाइन। उसने फोन किया या मां ने फोन किया, बेटा बहुत बिजी था। उस बेटे ने मां से शायद 2 या 3 मिनट बात की, और क्योंकि वो बुजुर्ग मां थी, लेटी रहती थी, बिस्तर से निकलती नहीं थी, आस पड़ोस के लोगों को पता था ये अकेली है, तमाम दबाव उनके आसपास के लोग करते थे। वो ये समझती रही कि बेटा अभी दोबारा फोन करेगा, उसका रिसीवर उसके कान के पास रखा रहा, और उस मां का देहांत हो गया। 5 दिन के बाद पड़ोसियों को पता चला कि स्मेल आ रही है। जब उनके बेटे को बताया गया कि तुम्हारी मां का देहांत हो गया है, तो जो बड़े पैकेज पे अमेरिका जाकर के तरक्की करने गया था, उसने भारत की एक पीआर एजेंसी को फोन करके कहा, मैं पैसा भेज रहा हूं, इनका अंतिम संस्कार कर देना। ऐसे बाहर जाके पैकेज से कमाना मर जाने से अच्छा है। जिसने सब कुछ करके आपको बढ़ा दिया, तरक्की करने में कोई बाधा नहीं बनी, लेकिन ये पैकेज किस काम का है? आप लौटने के बाद बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा आलीशान मकान रखते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जब उस मकान में रहने वाला आपका कोई घर का है ही नहीं, तो उस मकान का करेंगे क्या? इसे तरक्की करना बुरी बात नहीं है। आप उठा के देखिए 1950 का रिकॉर्ड और 2024 का रिकॉर्ड। जब भारत को कहा जाता था ये गरीब हैं, अपनी मान्यताओं में रहते हैं, अपने सरोकारों में रहते हैं, ये बड़े दकियानूसी लोग हैं, ये बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, तब उस दौर में निकालिएगा डाटा, हमारे देश में गरीब माँ बाप, रिक्शा चलाने वाला माँ बाप, छोटे छोटे काम करने वाला माँ बाप, उसके साथ उसकी औलाद अंतिम समय तक रहती थी, और वृद्ध आश्रम मास मुश्किल से 10 भी नहीं थे, 10 भी नहीं थे। और आज जितनी सनातनी हिंदू ने आर्थिक तरक्की की है, उसके 50 गुना वृद्धाश्रम है। आज बेटा पैसे वृद्धाश्रम को भेज देता है, घर पे समय नहीं है, विदेशी बहू है तो उसके सामने बुजुर्ग बाप को के साथ बैठना थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है। और जिनके बारे में आप दूसरे लोगों के बारे में बात करें, उन्होंने आज तक कोई ऐसा आश्रम नहीं बनाया। ये जो साइकिल थी, जो बिना सरकार के भी अपने संस्कारों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी रहती थी, उसको तोड़ दिया, उसको समाप्त कर दिया, और एक कृत्रिम और एक आर्टिफिशियल दुनिया को खड़ा कर रहे हैं। उस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन मां बाप नहीं होते उसमें। इसलिए ध्यान रखें, खूब तरक्की करें, खूब पैसा कमाएं, लेकिन जिस बाप ने रिक्शा चला करके तुम्हारी फीस दी है, उसको वृद्ध आश्रम न छोड़ें, बल्कि ये उसको एहसास कराएं कि आप दुनिया के सबसे बड़े आईटी के हेड हैं और आपका पिता रिक्शा है। उसको इस कहने में शर्माइए मत कि मेरा बाप क्या करता था, कम से कम मेरा बाप फ्रॉड और स्कैम करके पैसे नहीं कमाता था, जो बड़े बड़े अमीरजादों के बाप और दादे करते हैं।
इसलिए रिक्शा चला करके भी वो ईमानदार रहा और आपकी फीस भरी। आज आपका स्टेटस समाज में थोड़ा बढ़ गया है तो पिताजी को अपने दोस्त से मिलवाने में आपको हल्की सी शर्म आती है। अगर मेरी मां बर्तन धोती है घरों में जाकर के तो मेरी मां ही रहेगी, बर्तन धोने से उसका स्टेटस नहीं बदलने वाला। इसलिए इस युवा पीढ़ी को खूब तरक्की करने का अधिकार है और इस संचार क्रांति के दौर में दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसको जानें, उसको पढ़ें, लेकिन फिर भी आखिर में एक आखिरी धागा है। जैसे बच्चा मां का पल्लू पकड़ के घूमता रहता है, कितने भी बड़े हो जाओ मां का पल्लू मत छोड़ो, सब चीज। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आज मैं पूरे देश में बोलता हूं, मेरा जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ है। उस विश्वविद्यालय में न मैं ये जानता था कि मैं हिंदू हूं, न मुझे मंदिर का पता था, न पूजा का पता, नमाज रोजा ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था। और उस 40,000 परिवारों के बीच में अकेला परिवार था। लेकिन मेरी मां अगर कुछ भी हो जाए तो जो उसके हाथ में होता था वो लेके खड़ी हो जाती थी। वो कभी डरी नहीं कि ये क्या करेंगे। मेरी मां बहुत बहादुर थी, जिसके कारण मैं बोल। इसलिए मां का जो रोल आपके जीवन में है उसे कोई नहीं भर सकता। पिता आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है कि आपको मोटरसाइकिल चाहिए, पिता अपनी तनख्वाह में से पैसे काट करके अपनी ख्वाहिशों को अधूरा करके आपको मोटरसाइकिल दिला सकता है। लेकिन मां हर दिन अपने अंदर से कुछ काट के आपको देती है। इससे उसका दामन कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे संस्कारों में मां ही शुरू है और मां ही अंत है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, बहुत नंबर आपने प्राप्त किए हैं, उन सब से कह रहा हूं, हो सकता है पैसे के स्तर से आप बहुत मॉडर्न हो गए हो, अपनी मां को बाय बाय करके जाते हो। नहीं, हमारी सनातन संस्कृति और सनातन शुद्ध साइंस है। इसलिए हर बच्चे से कहता हूं, हर बच्चे से, घर से जब भी निकलना अपनी मां के पैर छूटे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस पैर छूने से क्या होता, नहीं, मैंने कहा कि आपको मैं वो साइंटिफिक तर्क दूंगा जो आपको नहीं बताया। मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, उसी ने आपको जन्म दिया है, उस मां के शरीर के आप अंग हैं। जब मां के पैर छूटे हैं, वो वाले नहीं जो 3 फीट दूर से छुए जाते हैं, मैं वो वाले नहीं कह रहा जो सास की बहू में दिखाई देते थे। मां के पैर छूने का तरीका यह है कि मां के पैरों के ऊपर पूरा हाथ रखिए और 30 सेकंड तक रखिए। ये कोई लेबोरेटरी नहीं बताएगी, ये मैं बताता हूं आपको। 30 सेकंड तक मां के पैरों को हाथ लगा के रखिए। जैसे ही 20 सेकंड क्रॉस करते हैं, मां की एनर्जी आप में फ्लो हो जाती है और आपके अंदर एक अलग भरोसा होता है। इसलिए मां के पैर छूने की, मैंने कभी नहीं कहा कि पिता के पैर छूना, वो सम्मान है, लेकिन मां का पैर छूना साइंस है। इसलिए देखा होगा कि घर में छोटा सा बच्चा होता है जो बड़ा नटखट होता है, मां ऑफिस से जब लौटती है तो एक बिहेवियर को देखती है। जब वो मां आती है तो वो बच्चा भागा भागा मां के पास जाता है और मां जैसे ही उसको गले लगाती है थोड़ी देर और फिर छोड़ देती है, फिर उसके बाद वो इसमें लात मारता है उसमें, क्योंकि उसकी एनर्जी चार्ज हो जाती है। पैर छूना साइंस है। इसलिए मां के पैर छूना ये दकियानूसी नहीं है, ये कंजर्वेटिज्म नहीं है। जो हाय बाय बाय कर रहे थे उनकी स्थिति यह है कि जिस बेटी ने शादी नहीं की, जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसको मदर कहते हैं। जिस पुरुष ने कभी शादी नहीं की उसे हम फादर कहते हैं। कमाल के लोग हैं। हमारे यहां हम अपनी बहन की शादी करते हैं तब वो किसी की पत्नी बनती है, और जब वो किसी
बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसे मदर कहते हैं। लेकिन जिस संस्कृति में ये कॉन्वेंट संस्कृति के बच्चे जो आए हैं, उस कॉन्वेंट संस्कृति में कमाल के लोग हैं। ना शादी की, न किसी शिशु को जन्म दिया, लेकिन वो मदर है। और फादर, ये फादर है भाई साहब। फादर मदर बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। मां को 9 महीने आपको रखना पड़ता है, पिताजी को रात में उठ के बिस्तर बदलना पड़ता है, तब मां बनती है। तो मां का संस्कार सिर्फ हमारे यहां है और किसी का नहीं है। इसलिए जो आदमी फादर जिसे आप कह रहे हैं, जिसे मदर कह रहे हैं, आपके माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उस बच्चे से पूछिए, वो मौत हुआ बच्चा बेचारा छोटा सा नींद में उठ गया है, उसके कमर पे बिस्तर टांग दिया है, क्योंकि आपको बताना है मोहल्ले में हमारा बेटा सेंट फिडेलिस में पढ़ता है। वो सोता हुआ बच्चा, और स्कूल से निकला, गाड़ी में बैठा, उतर गया, वहां उसे एक मदर मिली, उसे एक फादर मिला। अब उस छोटे बच्चे को समझ में यह नहीं आ रहा कि जब मैं रात में सोता हूं तो फादर नहीं होता, सुबह उठता हूं तो फादर नहीं होता, तो यही तो नहीं है फादर। तो उसका कश्मकश देखिए, घर वाला फादर 3-4 घंटे के लिए मिलता है, घर वाली मदर कम समय मिलती है, 8 घंटे वो नकली मदर मिलती है। फिर वो जाने क्या क्या बताती है, यूं यूं करोगे ऐसे आएगा, फिर वैसे जाएगा, फिर वो उसे कुछ नया नया किसी के कर्तव्य सिखा देती है। उस बेचारे के जीवन को आपने 2 हिस्सों में फंसा दिया है। वो ये पूछ रहा है, ये तो मेरे पास ज्यादा समय देता है जो फादर है, लेकिन घर का फादर कहीं बिजी है, घर की मदर कहीं बिजी है। इसलिए इस किस्म की संस्कृति में जाने से पहले ये ध्यान में रखना कि दुनिया का जब से ईजाद हुई है, ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया है, तब से सनातन था, और जब तक ये दुनिया है तब तक ये सनातन रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन हाँ, अगर भारतीय सनातनी हिंदू बच्चे इससे विमुख हो जाएंगे तो सनातन को चुनौती मिलेगी। आज के दिन आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता था, सच बोलिए और सच से बिल्कुल मत डरिए। सच में एक ताकत होती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपका चेहरा पसंद ना करे, आपका रंग पसंद ना करे, आपके कपड़े पसंद ना करे, लेकिन जब आप सच बोलते हैं, तथ्यों पे बोलते हैं, तर्कों पे बोलते हैं, तो दुनिया आपके सामने देर सवेर नतमस्तक होती है। और जिस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए कि वो प्रधानमंत्री मीटिंग में सो जाते थे, या आज के युवाओं को बता रहा हूं कि जो आप कहते होंगे कि हमें क्या बदलाव लग रहा है, हमने वो दिन देखे हैं और आपने नहीं देखे हैं। कमाल कमाल के इस देश में विदेश मंत्री मिले हैं। भारत राष्ट्र इतना बड़ा राष्ट्र है, उसकी हजारों साल की संस्कृति है, लेकिन भारत राष्ट्र को जो रिप्रेजेंट करने वाला विदेश मंत्री यूएन की मीटिंग के अंदर बैठा होता है और अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे सोता रहता है। और जब यूएन जनरल असेंबली का सेक्रेटरी जनरल अनाउंस करता है कि भारत के विदेश मंत्री आए और अपना पक्ष रखें, वो सोते हुए हालत में अपनी मेज से एक कागज उठाता है और मंच पे जाकर के पढ़ना शुरू कर देता है। कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी भागा भागा नीचे से जाता है और कहता है, महामहिम ये पुर्तगाल का भाषण है, ये भारत का नहीं है। जिस देश का विदेश मंत्री ये जाता हो तो आपकी शर्म नहीं आती, तब आपके महंगे कपड़े, आपकी अंग्रेजी आपको इज्जत नहीं दिलाएगी। वो सोचेगी इस देश में कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जोकरों को चुनते हैं। बच गए अभी आप बाल बाल, जोकर फिर चुनने वाले थे। इस देश में एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हुए, कमाल के डिफेंस, आज के बच्चों को मजा आए। एक हमारे यहां डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, जिन सरकारों को बनाने में पद इसलिए देना पड़ रहा हो कि भैया इनके पास 40 एमपी हैं, तो अब इन्हें क्या दें, इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री। और जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी, ये किस्सा अंदर का है, एयर चीफ मार्शल ने बताया, इसलिए बता रहा, रिटायर अच्छे आदमी। एक रक्षा मंत्री देश के सेनाओं के लोगों की मीटिंग में बैठे होते हैं, बड़ी हाई, जिसे कहना चाहिए कि सेंसिटिव मीटिंग होती है। अब उसमें बेचारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक अदद लैपटॉप था और उसने खड़े होकर के कहा
कि महामहिम रक्षा मंत्री जी, अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। रक्षा मंत्री नाराज हो गए। सोच नहीं सकते हैं, घर जाएंगे तब तक हंसी आएगी। रक्षा मंत्री नाराज हुए और जोर से चिल्लाए, बोले यही आपकी गलतफहमी है, यही आप लोग गलती करते हैं। जब आप रक्षा मंत्रालय में हैं तो पावर मिनिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं? दूसरे के मंत्रालय में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं आप? भाई साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल का बस ही नहीं चला, वो तो वहीं से कूद के मर जाता। वो रक्षा मंत्री उस बेचारे ने कहा पावर पॉइंट, और उन्हें पावर का एक ही मतलब समझ में आया। ऐसे ऐसे रक्षा मंत्री थे इस देश में, कमाल कमाल के लोग थे भाई। इसलिए कम से कम एक ऐसा आपने आदमी चुना है जो न रात में सोता है न दिन में सोता है, और ऐसे ही लोगों को, और जो सो जाते हैं उनको छुट्टी भी कर देता है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे समय में आए हैं जो दुनिया के सामने बिना किसी कॉम्प्लेक्स के कि मैं क्या कपड़े पहनता हूं, मैं टीका कैसा लगाता हूं, मैं पूजा कैसी रखता हूं, मैं व्रत कैसा रखता हूं, उन आस्थाओं से बिना कंप्रोमाइज किए हुए आंख में आंख डाल के दुनिया से बात करता है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आपके हाथ में है कि इससे नीचे नहीं, आपको आने वाले समय में इससे भी ऊंचे लोगों को चुनना है। तभी आपकी परंपराएं, ये राष्ट्र, ये आस्थाएं, ये सनातन, ये सब कुछ बचेगा। नहीं तो इसको समाप्त करने की पिछले 200-500 साल से लगातार कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने लोगों के सामने आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।